वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम कैपिटल गेन का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ हमारा 2 ही टॉपिक बचा है। एक हमारा स्लम सेल बचा है और दूसरा जो है हमारा 54 की सीरीज़ बची है। तो अब पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आप किसी भी टीचर की बुक से पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर। आपको सिर्फ प्रोविज़न के पीछे दिए हुए लॉजिक को समझना है और उसके बाद से आपको सेल्फ स्टडी करना है। मैं हमेशा बताती हूँ दिस इज़ द रियल एंड फ्रूटफुल मेथड फॉर रिवीजन। सो हम शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पहले हमारा एक छोटा सा केस है KR श्रीनाथ। ये हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट बाय सेलर। एक बात को ध्यान रखना, जब भी सेलर के द्वारा डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं अगर बायर हूँ और कोई सेलर है तो मैंने पहले उसको एडवांस मनी दिया होगा। अब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसे कुछ मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी थी बट उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो जब भी डिफ़ॉल्ट होता है फ्रॉम ईदर साइड, या तो बायर साइड से हो या सेलर साइड से हो, तो कंपनसेशन दिया जाता है। तो अगर सेलर ने डिफ़ॉल्ट किया है, उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, तो वो मुझे कुछ कंपनसेट करेगा। तो दैट कंपनसेशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और जो मैंने एडवांस मनी दी थी वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। जो नेट बचा दैट विल बी कंसीडर्ड एज माई कैपिटल गेन। स्लम सेल के टॉपिक पे आते हैं अब डायरेक्ट। स्लम सेल का जो टॉपिक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई डिवीज़न या फिर कोई अपनी यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं। रैदर देन ट्रांसफरिंग अ सिंगल एसेट, हमने पूरा का पूरा डिवीज़न या यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस यूनिट के बदले जो है हमें कुछ होलसम अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट कुछ सिर्फ पर्टिकुलर एसेट को आइडेंटिफाइड करके नहीं मिलता है, हमें पूरा अमाउंट मिलेगा। और हमें भी नहीं पता कि मेरी इस यूनिट में ये मशीन थी, XYZ मशीन थी, या फिर इतने फर्नीचर्स थे, तो फर्नीचर का कितना पैसा मुझे मिला और मशीन का नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, ये देने वाली पार्टी को भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है आई हैड दिस डिवीज़न और मैंने उसे सेल किया और उसके बदले मुझे कुछ अमाउंट मिले हैं। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्लम सेल। जब हम जो अमाउंट हमें मिलता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज FVC, माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो होगा नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब ये हुआ कि जो अंडरटेकिंग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसका नेटवर्थ निकालना होगा। अब उस अंडरटेकिंग में जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर हो सकता है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, कई सारे डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट हो सकते हैं। तो उनकी वैल्यू हम क्या लेंगे जब हम नेटवर्थ निकालेंगे? क्या हम मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? तो इस बारे में लॉ में ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू। अगर 35 AD वाला एसेट है तो उसकी वैल्यू हम निल लेंगे। और अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो WDV ले लेंगे उसकी। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ। नो प्रॉफिट, मान लो जैसे आप जब अंडरटेकिंग अपनी ट्रांसफ़र करते हो तो आप उसके साथ साथ उसके स्टॉक भी ट्रांसफ़र करते हो। तो दो यहाँ पे आपने अपने स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया है, स्टिल कोई भी आपको PGPP का इनकम अराइज नहीं होगा। दैट इज़ अ मेजर पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट आई हैव इज ट्रांसफ़र। मान लो जो मैंने किसी को ट्रांसफ़र किया तो वो ट्रांसफ़रर हुआ। अब ट्रांसफ़रर हैव द राइट कि वो जो है अगर मेरे उस डिवीज़न में कोई लॉस आ रहा होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुडविल फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएबल एसेट। तो अगर डेप्रिसिएबल एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है तो उसको ब्लॉक से एक्सक्लूड कर देना। अब जो है हम शुरू करते हैं सेक्शन 54 की सीरीज। सेक्शन 54 में सबसे पहले हम सेक्शन 54 शुरू करेंगे। सेक्शन 54 में क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया, बेच दिया और उसके बदले आपने नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो आपको उस हाउस प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन हुआ उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मोटो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रहता है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, सपोज मेजर प्रैक्टिस है ये इंडिया में कहीं पर भी, कि हम किसी घर में रहते हैं और फिर उसके बाद से हमें लगता है कि हमें एक नया बड़ा घर चाहिए या फिर नए घर में शिफ्ट होना है, दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट होना है, तो हम वो अपने पुराने घर को बेच के नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न जो पुराने घर का जो कैपिटल गेन हुआ वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। और इसी बेसिस पे जो है हम, अब ये था बैकग्राउंड सेक्शन 54 का। अब हम सेक्शन 54 के कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो एसेट हम सेल कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया कहीं का भी हो सकता है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि SSC के पास एक राइट होता है। जैसे मैंने कहा कि मेजर गवर्नमेंट का मोटो क्या था, ये था कि आप अपना पुराना घर बेच रहे हैं और नया घर खरीद रहे हैं तो आपका कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग 2 घर खरीद लें
तो गवर्नमेंट ने वंस इन ए लाइफ टाइम ईच एसएससी को एक मौका दिया कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ऐसा मौका आप ले सकते हैं जब आप 2 घर खरीदें। और सपोज़ जो पुराना घर बेचा उसका बहुत ही हैवी अमाउंट मुझे मिला है, तो मैं चाहूँ तो 2 घर भी खरीद सकती हूँ, या फिर जितना भी अमाउंट मिला है अगर मैं 2 घर खरीदना चाहूँ तो 2 भी घर खरीद सकती हूँ। बट मुझे ये बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो ऑप्शन है ये मैं सिर्फ वंस इन ए लाइफ टाइम अवेल कर सकती हूँ। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि इस मेरे जो पुराने घर को बेचने पर जो कैपिटल गेन हुआ हो दैट शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। देखो समटाइम्स ऐसा होता है, स्पेशली इन इंडिया ये प्रैक्टिस है कि पुराने घर को एक बेच लिया, हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ के नाम पे कुछ ले लेते हैं। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे कुछ लेता है, पुराने घर को बेच दिया और नया घर जो है वो अपने नाम पे नहीं लिया, अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया, तो स्टिल आपको जो है उस एसएससी को मिस्टर ए एंड मिसेस ए, अगर मिसेस ए के नाम पे ले लिया तो एसएससी दूसरा हो गया। स्टिल मिस्टर ए जो है अपने आईटीआर में इस हाउस प्रॉपर्टी का, जो पुराना उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, उसके कैपिटल गेन का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 54 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 54 का बैकग्राउंड मैंने बता ही दिया है। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने सिलेबस बहुत पहले पढ़ा होता है तो हम भूल जाते हैं कि उसमें था क्या। सो इसलिए रिविजनरी क्लासेस बहुत हेल्प करती हैं। बट इसके अलावा यू शुड कीप इन माइंड कि इस रिविजनरी क्लास के अलावा आप खुद से जाके भी सेल्फ स्टडी करें। सेक्शन 54B पे आते हैं। सेक्शन 54B का मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे सबसे पहले मैं जैसे बोलती हूँ ना कि यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन अ रिविजनरी क्लास। सिर्फ आप बात को समझिए कि किसी प्रोविज़न के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, जो लॉजिक है वो क्या है, और फिर खुद से जाके सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। अब सेक्शन 54B क्या है, ये 54B बोलता है, जैसे वहाँ पे था 54 में था कि हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके नया हमने एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया। अब देखो गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को एग्जम्पशन देगी जिन लोगों पे उसने टैक्स लगाया हो। जैसे एक रूरल एरिया का अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर तो गवर्नमेंट ने टैक्स ही नहीं लगाया है। तो अगर कोई वो बेच के नया अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है तो सबसे पहली बात वहाँ पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो वो कैपिटल गेन को मतलब एग्जेम्प्ट करने की कि मेरे इस कैपिटल गेन को डिडक्ट कर दो, डिडक्शन लेने की बात ही नहीं राइज होती। तो सिर्फ उस केस को याद रखना जहाँ पे जिस एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पे तुमने टैक्स दिया है वो जो कैपिटल गेन जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप एक एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं तो आपने उस पर कोई टैक्स नहीं दिया है, तो फिर उस एग्रीकल्चरल लैंड का सेल प्रोसीड के साथ आप ये अपने रिटर्न में नहीं दिखा सकते कि मैंने ये वाला एग्रीकल्चरल लैंड बेचा था, और वो कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड बेच के मेरे पास इतना कैपिटल गेन हुआ था और अब मैं उस कैपिटल गेन का जो है डिडक्शन ले रहा हूँ। नो, दिस इज़ वो जो थॉट्स है बिहाइंड दिस सेक्शन उसी को वो यहाँ पे डिफीट कर देता है ये चीज़। और दूसरा ये है कि आपको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में एक मैंने चीज़ समझाई थी, पुराने क्लास को जाके देखो अगर नहीं देखी है तो, कि आपका जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसमें आपको एक जगह जो होता है टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। कहाँ पे? जहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन करती है, उस कंपलसरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। अगर एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उसे 2 साल तक यूज़ किया है तो आपसे टैक्स नहीं लगी। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो यू शुड कीप इन माइंड कि वो जो वाली जो मैंने लैंड सेल करी है उसका भी मैं यहाँ पे 54B में डिडक्शन नहीं ले सकती हूँ। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा है हमारे पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 कैन बी शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल एज वेल एज लॉन्ग टर्म। ये चाहे पुराना वाला जो आपने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेचा हो या लॉन्ग टर्म बेचा हो, दोनों ही केस में आपको अवेलेबल होगा। और एक बात को याद रखना कि पुराने वाला जो बेचा है उसके 2 साल के अंदर अंदर ही जो नया वाला है वो खरीद लेना। द क्वेश्चन ऑफ अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B shall arise only if agricultural land situated in urban area is sold. I think point is very clear now. For claiming deduction under section 54B, the assessee has to purchase agricultural land within 2 years from the date of transfer. The agricultural land to be purchased claiming deduction may be located in urban area. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो नया वाला एग्रीकल्चर लैंड है वो 2 साल के अंदर अंदर खरीद लेना है। और जो नया आपने खरीदा है, मान लो आपने पुराना कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेचा और उसके बाद से
आपने एक नया खरीदा, तो ये नया जो खरीदा है दैट शुड नॉट बी नेसेसरली बी इन ए अर्बन एरिया, वो कहीं पे भी हो सकता है, एक रूरल एरिया में भी हो सकता है या अर्बन एरिया में भी हो सकता है, दोनों केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। The new agricultural land so purchased must be retained for a period of 3 years from the date of its purchase. If it is sold before 3 years, then for the purpose of computing capital gain on sale of new agricultural land, its cost of acquisition shall be reduced by amount of capital gain. C. आपने जो नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है, सेक्शन 54 में हम ये बहुत बार देखेंगे, 54 की GOB सीरीज़ है, उसमें हम देखेंगे कि जो भी नया एसेट हम परचेज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हम उस एसेट को होल्ड करके रखें। तो हम इसमें यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो नया एग्रीकल्चर लैंड हमने खरीदा है, बिकॉज मोटो ये है कि आपने अगर खरीद लिया तो आप उसको होल्ड करो। ऐसा तो नहीं है कि आपने ये जो खरीदा है सिर्फ आपने कैपिटल गेन की डिडक्शन लेने के लिए खरीद लिया है। तो गवर्नमेंट ये कहती है जो आपने नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है उसको आप 3 साल तक होल्ड करना। अगर आपने 3 साल से पहले बेच दिया तो जो आप बेच रहे हो ना, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो पहले जो कैपिटल गेन आपकी एग्जेम्प्ट हुई थी ना, उसको डिडक्ट कर देंगे। बट ये केस तब नहीं होगा जब एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे मान लो मैंने कहा था कि आप रूरल भी खरीद सकते हो, अर्बन एरिया वाला एग्रीकल्चरल भी खरीद सकते हो। तो जब आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मान लो आपने खरीदा है, अब आप उसको बेच रहे हो, तो उसको तो अगर आपका कैपिटल गेन हो भी रहा है तो भी आपको उस पर तो टैक्स लगने वाला है नहीं। तो ये केस वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 54 EC। 54 EC बोलता है कि अगर लैंड और बिल्डिंग है आपके पास और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, और इस लैंड और बिल्डिंग को जो है इस लैंड और बिल्डिंग का जो कैपिटल आपको मान लो कैपिटल गेन हो गया, इस कैपिटल गेन की डिडक्शन आप ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? आपको जो प्रोसीड्स है, ये जो उस प्रोसीड्स को क्या करना है, विद इन 6 मंथ नोटिफाइड बॉन्ड खरीद लेने हैं। कौन कौन से नोटिफाइड बॉन्ड है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर अगर कोई अदर बॉन्ड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं तो उन सारे बॉन्ड्स को अगर आप खरीद लेते हैं, और इन बॉन्ड्स को खरीदने के बाद आपको 5 साल तक ट्रांसफ़र भी नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो फिर आपको उस पुराने जो लैंड और बिल्डिंग जो आपने बेचा था उसका जो कैपिटल गेन होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये जो सेक्शन है ये सभी SSC के लिए है, ऑल द SSC फर्म हो, कंपनी हो, सबके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने मान लो कि मैंने REC का बॉन्ड ले लिया और बॉन्ड लेने के बाद से जो है मैं उसके अगेंस्ट लोन या एडवांस ले लेती हूँ, तो हम ऐसा मानेंगे, गवर्नमेंट ऐसा मानेगी कि आपने उस बॉन्ड को इन कैश करा लिया है, और यहाँ पे आप जो है इस सेक्शन के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अगर 5 साल से पहले आपने ये कर दिया तो ऐसा मान लेगी गवर्नमेंट कि अब तो आपने इसे इन कैश करा लिया, और फिर उसके बाद से आपके कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि सपोज़ जो मैक्सिमम लिमिट जो हम 54 EC में इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज़ 50 लाख रुपीज़। तो होता क्या था, मान लो, और 50 लाख रुपीज़ जो है आपको 1 साल में इन्वेस्ट कर देना है। टाइम पीरियड होता था कब आपको ये 50 लाख रुपीज़ जो है एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर देना है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि मान लो 1 जनवरी 2022 को अगर मुझे कैपिटल गेन अराइज हुआ 1 करोड़ रुपीज़ का, तो मेरे पास 6 मंथ है, 6 मंथ में मुझे इन्वेस्ट कर देना है। मैंने 1 साल बोल दिया था, नो 6 मंथ में जो है मुझे इन्वेस्ट कर देना है। अब ये जो 6 मंथ है, ये 6 मंथ जो है अप टू मेरा जून तक जाएगा। मैंने मार्च 22 में एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ और जून जो है वो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में चला गया। तो मेरा जो है 2 फाइनेंशियल ईयर में मेरा 6 महीने जो है फॉल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आपको 50 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लोग क्या करते थे, जैसे उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जेम्पशन मिल जाए, उसके लिए लोगों ने एक गलत प्रैक्टिस शुरू कर दी। गवर्नमेंट का सिर्फ ये मोटो था कि आपको 50 लाख तक का हम बेनिफिट दे दें। तो लोगों ने ये गलत प्रैक्टिस ये शुरू कर दी कि उस जैसे 2 फाइनेंशियल ईयर है तो मैंने 50 लाख अप टू 3 मंथ अप टू मार्च 22 तक लगा दिया, और जो बाकी रिमेनिंग 50 लाख है वो जून तक लगा दिया। तो मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, एक तो मार्च 22 और एक मार्च 23। तो इस केस में क्या होता था, लोग बोलते थे कि देखो मैंने 6 महीने में इन्वेस्ट भी कर दिया और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने 50 लाख से ज़्यादा भी नहीं लगाया। तो एक अमेंडमेंट आई कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, इट इज़ ओके। आप एक अब अमेंडमेंट के बाद से एक बात का ध्यान रखना कि द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर एंड द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इस दोनों में मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो बस अपना मोटो फुलफिल करना चाहते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा का हम एग्जेम्पशन इसमें नहीं देंगे। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 54EE। ये सेम टू सेम उसी बेसिस पे चलेगा जिस पे 54 EC चला था। आपको 6 महीने के अंदर प्रोसीड्स को इन्वेस्ट कर देना है। वहाँ पे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग था, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एनी कैपिटल एसेट जो है वो लिखा हुआ है। आपको 50 लाख तक की ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है,
और ये पॉसिबल है कि एसएससी, मान लो 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, एज आई वाज सेइंग, एक एग्जांपल देखिए कि 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ तो 50 लाख वो अपने उसमें इन्वेस्ट कर ले 54 ईसी में, और 50 लाख वो 54 डबल ई में इन्वेस्ट कर ले। नेक्स्ट है हमारा 54F। 54F जो है सेम है 54 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो ये है कि एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो है आपने कोई भी एसेट बेचा हो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ पे 54 में क्या होता है, 54 में आपको हाउस प्रॉपर्टी ही बेचना होता है। और इसका जो एग्जेम्पशन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डिडक्ट होता है, जिसकी जो हमें एग्जेम्पशन मिलती है, उसका यहाँ पे मेथड, वहाँ पे तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे है लॉन्ग टर्म, एक फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका जो है एग्जेम्पशन मिल जाता है। सॉरी, डिडक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इफ़ एसएससी ओन मोर देन 2 रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखो सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन आप इस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप एक नया एसेट परचेज कर रहे हैं, तो उस दिन आप 2 से ज़्यादा इंक्लूडिंग द न्यू हाउस परचेज, आप मतलब आपके पास जिस दिन आपने ये एक कोई सा भी एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, आपने जो भी एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये आपने मान लो कि आपने कुछ भी आपने बॉन्ड बेच दिया, ठीक है, आपने बॉन्ड बेच दिया और आप एक नया हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो जिस दिन आपने बॉन्ड बेचा उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपने दूसरा ले लिया, तो ये 2 से ज़्यादा, ये 2 को इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग द न्यू वन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोसीड्स को जो है, जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड बेच के मैं हाउस प्रॉपर्टी लिया है, तो विद इन 2 ईयर या तो मुझे परचेज कर लेना चाहिए या फिर 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। मान लो आप वायलेट करते हैं कंडीशन को, आप 2 साल के अंदर नहीं खरीदते या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट नहीं करवाते, देन न्यू एसेट इज ट्रांसफर बिफोर 3 ईयर, और अगर जो आपने नया एसेट खरीदे है उसको आप 3 साल से पहले ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, देन कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर शैल बी टैक्सेबल। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे आपको एक चीज़ मिली है, आपको क्या करना है, 2 साल के अंदर नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेना है या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा लेना है। जो भी आपने किया उसको आपको एटलीस्ट 3 साल तक होल्ड करके रखना है। या फिर आपने पढ़ा होगा, आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक अकाउंट होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGAS। अगर आप इसमें पैसे अपनी डिपॉजिट भी करवा देते हो, स्टिल हम ये मानते हैं कि आप सेक्शन 54 की कंडीशन को, जो परचेज करने वाली कंडीशन है किसी भी सेक्शन के लिए, आप उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपने उसमें पैसा डलवा दिया, बट अगर आपने 2 या 3 साल, ये जो कंडीशन है कि 2 साल के अंदर परचेज या 3 साल के अंदर जो है खरीद लेना, ये कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं करते विद इन टाइम लिमिट, देन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जो आपका क्योंकि पीछे के साल में आपको 2 साल 3 साल का टाइम है, तो पीछे के साल में आपको पहले 2022 में आपको जो है टैक्स का जो है बेनिफिट मिल गया होगा, आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया होगा, बट आपके पास 25 तक का टाइम है या 25 तक का। तो इसमें ये बोल रहा है कि देन द कैपिटल गेन शैल बी एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जो 22 में आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था, शैल बी टैक्सेबल, टैक्स लग जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच परचेज और कंस्ट्रक्शन, द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज ट्रांसफर्ड, द प्रीवियस ईयर इन विच 3 ईयर और पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एसेट एक्सपायर रेस्पेक्टिवली। इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा उस तीनों साल में जो है आपको टैक्स लग जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल शैल बी पॉइंट एज अंडर long term capital gain into unutilized amount in CGAS in respect of its deduction was claim upon net consideration। जो भी unutilized amount CGAS का है, या फिर अगर आपने जैसे आपने 2 या 3 साल के अंदर अगर नहीं परचेज किया होगा, तो आपने क्या किया होगा, या तो आपने बिल्कुल ही नहीं परचेज किया तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन 54G। 54G ये बोलता है कि एज द एसएससी इंटेंट टू शिफ्ट इट्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू ए नॉन अर्बन एरिया आउट ऑफ द कैपिटल गेन सो अर्न्ड, द एसएससी पेड बाय वे ऑफ एडवांस वेरियस मशीन द डिफरेंट पर्सन फॉर परचेज ऑफ land, plant and machinery, construction of factory, building, etc. SSC claimed exemption under section 54G on entire capital gain since the advance were made more than capital gain earned। देखो ऐसा होता है 54G जो होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। इट इज़ फॉर जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एक ऑप्शन दिया गया, गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है ये अपने यूनिट्स को ले जाके रूरल एरिया में लगा दे, तो 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। एक तो पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरा ये होगा रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो इन 2 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया कि मान लो आपने अपने अर्बन एरिया वाले यूनिट को बेच दिया, और बेचने के बाद जब आप रूरल एरिया के लिए आ रहे हो,
तो मान लो प्लांट एंड मशीनरी आपको खरीदना है, या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, जो भी खरीदना है, तो उसके लिए आपने खरीदा नहीं, बट अगर आपने एडवांस भी दिया है, स्टिल दैट एडवांस शैल बी कंसीडर्ड कि आपने उसे परचेज कर लिया है, और ऐसा माना जाएगा कि आपने 54G की कंडीशन को फुलफिल किया है और आपको एग्जेम्पशन कैपिटल गेन का मिल जाएगा। द एडवांस सो पेड फॉर पर्पस ऑफ परचेज एंड और एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) वुड अमाउंट टू यूटिलाइजेशन बाय एसएससी ऑफ कैपिटल गेन मेड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ प्लांट purchase and or acquiring a aforesaid asset. The SSC is not required to deposit in CGAS by due date in case he has given advance to supplier. अब देखो एक चीज़ होती है, अगर हम अप टू ड्यू डेट, जैसे कि 2 साल 3 साल तक आपको एसेट परचेज करना है, ये ड्यू डेट है ना, तो अगर अप टू ड्यू डेट आप नहीं खरीद पाते तो आप क्या करते हैं, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अपने पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं, क्योंकि अगर आपने उसमें डिपॉजिट करवा दिया तो हम क्या मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 54G की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे लॉ ये बोलता है कि अगर आपने एडवांस भी दे दिया है और आपने CGAS अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाए हैं, स्टिल हम उस एडवांस को ऐसा मानेंगे कि आपने जो 54G की कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया है और आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब आता है 54GB। सेक्शन अप्लाइज टू इंडिविजुअल और HUF LTCG arising from transfer of a residential property owned by the SSC. The SSC has before due date of furnishing the return of income and section utilized the net consideration for subscription in equity share of an eligible company. Preference share cannot be subscribed. तो सेक्शन 54GB जो है वो हमको ये बोलता है कि ये सेक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल और HUF को अवेलेबल है। इसके अलावा इस सेक्शन में ये बोला गया है, द एसएससी ने अपना कोई हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको बेचा है, और उसको बेचने के बाद से उसने सब्सक्राइब किया है किसको, इक्विटी शेयर को। किसके इक्विटी शेयर को, एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर को। अब एलिजिबल कंपनी का मतलब समझना पड़ेगा, एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इट मीन्स कि इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होना चाहिए उसी ईयर में होना चाहिए जिस ईयर में इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, इंडिया में ही होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1st April of the previous year, 1st April of the previous year in which the asset has been transferred या capital gain arise, दोनों बात एक ही है, and ending on the due date of furnishing of return of income। मान लो कि जुलाई में ऐसा हुआ कि मैंने एसेट को ट्रांसफ़र किया, मेरा उस दिन कैपिटल गेन अराइज हो गया, ठीक है, जुलाई 2021 में, तो 21-22 ये मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो मेरे पास जो टाइम है वो 1st April 21 से ले करके मुझे इस 21-22 का रिटर्न कब फाइल करना है, सपोज 30 सितंबर को फाइल करना है, तो 1st April 21 से 30 सितंबर 22 तक मेरे पास ये टाइम है कि मैं इस एलिजिबल कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इट इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल और थिंग। जो एलिजिबल कंपनी होनी चाहिए वो जो है इंगेज होनी चाहिए किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होनी चाहिए। इट इज़ ए कंपनी इन विच एसएससी ओन मोर देन 25% ऑफ द कैपिटल, 25% से ज़्यादा का कैपिटल कंपनी एसएससी को ओन करना चाहिए। द कंपनी क्वालिफाइज टू बी एन एलिजिबल स्टार्टअप, और कंपनी जो है क्वालिफाई होनी चाहिए किसके लिए, एलिजिबल स्टार्टअप के लिए। इसके साथ साथ कंपनी को, जैसे मैंने कंपनी की इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर लिया, अब कंपनी के ऊपर कुछ लायबिलिटी आ गई कि कंपनी को क्या क्या करना है, तभी मुझे इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। The company has to utilize the amount subscribed by the SSC by way of equity share for purchase of new asset within 1 year from the date of subscription in equity share। कंपनी को जिस दिन से मैंने उसको पैसे दिए, उस दिन से, जिस दिन से मैंने सब्सक्रिप्शन किया, उस दिन से लेके 1 साल तक का टाइम मिलेगा, और इस 1 साल में उसे क्या करना है, नया एसेट परचेज कर लेना है। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द एसएससी टू द एक्सटेंट नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट बिफोर द ड्यू ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय एन एसएससी shall be deposited by the company before the said due date in bank account under capital gain account scheme। जो अमाउंट कंपनी जो है, जो भी अमाउंट, जैसे मान लो कि मैंने, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 30 सितंबर 22 तक हमारे पास टाइम था, और 30 सितंबर 22 तक जो है अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अपने पैसे जो है जमा कर देने पड़ेंगे। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप जो भी पैसे डालते हैं उसको हम क्या मानते हैं कि आपने सेक्शन को कंप्लाई कर लिया है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, द अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ द न्यू एसेट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टुगेदर विद द अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGAS शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जैसे मान लो कि मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए 1 करोड़ रुपये दिए, 50 लाख का तो कंपनी ने एसेट परचेज कर लिया, और 50 लाख का कंपनी ने क्या किया, CGAS में डिपॉजिट करा दिया, तो पूरा 1 करोड़ ऐसा माना जाएगा कि पूरे 1 करोड़ का कंपनी ने क्या किया है, एसेट परचेज कर लिया है। अब जो इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन की, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, उसका एक फॉर्मूला है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट कंसिडरेशन, जस्ट लाइक 54F जैसा है।
न्यू एसेट मीन्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी बट डज नॉट इंक्लूड सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी विच आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक बात का ये और ध्यान रखना चाहते हैं कि न्यू एसेट का मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी होता है, बट वो एसेट नहीं होता है जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। प्रोवाइडेड दैट इन केस एलिजिबल स्टार्टअप बीइंग ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप, तो वहाँ पे कंप्यूटर को भी जो है एक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अब एक चीज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे इस सेक्शन में लॉक इन पीरियड है 5 साल का, बट जो मैंने अभी कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बताया उसके लिए जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 5 साल तक नहीं चल पाएंगे, उनको 3 साल में ख़राब होने के हाई चांसेस हैं। जब आप परचेज़ भी करने जाओ तो 5 साल तक की गारंटी तो नहीं मिलती है। सेक्शन हमारा 54 की सीरीज़ और स्लम सेल दोनों खत्म होता है। हमारे पास एक जो है सर्कुलर नंबर 743 बचा है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ए क्वेश्चन हैज़ बिन रेज्ड रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ अनयूटिलाइज डिपॉजिट अमाउंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। सपोज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे 2 साल, जैसे कि अगर आपको एसेट आपको नया एसेट परचेज करना है तो आपके पास 2 साल का टाइम है ना, आपको हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो कि आपको जो है 2 साल के अंदर जो एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी है, या 3 साल में आपको नया हाउस प्रॉपर्टी क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्ट करा लेना है। 54 में ये टाइम लिमिट दिया है, 54B में भी ये टाइम लिमिट है कि 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको एसेट को जो है न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो परचेज कर लेना है। तो मान लो किसी ने मिस्टर ए हैं जिन्होंने कि 2 साल के लिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी CGS में जमा करवा देता हूँ, ड्यू टू एनी रीज़न वो तुरंत तो सारे लोग CGS में ही जमा करवाएंगे क्योंकि तुरंत तो कोई नहीं खरीद पाएगा। कुछ लोग होंगे जिनका प्री प्लान्ड होगा वो खरीद सकते हैं। तो मान लो उनका ये तो था कि मुझे लेना है, बट ये नहीं था कि कौन सा लेना है, तो इसके लिए उन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डिपॉजिट करा दिया और 2 साल या 3 साल जो भी टाइम लिमिट है उसको कंप्लीट होने से पहले ही इफ़ ही डाइज, मिस्टर ए डाइज, तो क्या होगा उस अमाउंट का, वो अमाउंट तो उनके लीगल हेयर को मिल जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि लीगल हेयर को मिलेगा वो ठीक है, बट लीगल हेयर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही वो डिकीज SSC के हैंड में टैक्सेबल होगा, ना ही वो लीगल हेयर के हैंड में टैक्सेबल होगा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ये सर्कुलर नंबर 743 था। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कैपिटल गेन का रिवीजन, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट के जो भी रिविजनरी क्लास होंगे उसमें हम डिविडेंड के रिवीजन को कंसिडर करेंगे, डिविडेंड चैप्टर के को रिवाइज करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in the next class. Till then you keep smiling. Take care of yourself. Bye bye.